मेहनत, लगन, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की नई परिभाषा, स्वरोजगार का नया दौर, महिलाओं के जीवन की नई भोर, महिला स्वावलंबन, एक कदम विकास की ओर। हर गुरुवार शाम 4:30 बजे डीडी किसान पर। पानी के बिना खेती नहीं की जा सकती। हमारे देश में करीब 60% खेती बारिश के पानी पर निर्भर है और जहां सिंचाई की सुविधा है वहां भी पानी की किल्लत होती जा रही है। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। इसकी बड़ी वजह भूजल का दोहन है। बारिश का पानी इकट्ठा करके न सिर्फ भूजल पर पड़ रहा दबाव कम हो सकता है बल्कि जल स्तर को भी ऊंचा किया जा सकता है। गुजरात में कई प्रगतिशील किसान अपने खेतों पर तालाब या चेक डैम बनाकर इस अमूल्य संपदा को संरक्षित कर रहे हैं। गुजरात में इस तरह के तालाबों को खेत तालावड़ी कहा जाता है। जिला साबरकांठा के खेड़ब्रह्म गांव में दया भाई पटेल ने भी खेत तालावड़ी बनाई है। इसमें बरसात के दौरान पानी जमा हो जाता है और फिर उसका उपयोग साल भर सिंचाई के लिए करते हैं। इसके अलावा इस पानी का इस्तेमाल मवेशियों के पीने और नहाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। साबरकांठा जिले में ही भिरोड़ा गांव में एक किसान रहते हैं। नाम है सुंदर सिंह चौहान। इन्होंने भी अपने खेतों पर तालाब बनवाया है। यूं तो इस तरह के तालाबों के तल और दीवारों पर अमूमन प्लास्टिक शीट लगाई जाती है, लेकिन सुंदर सिंह चौहान ने उसे सीमेंट और पत्थरों से पक्का बना लिया है। इसका फायदा ये है कि जमीन पानी नहीं सोखती। इतना ही नहीं, पानी इकट्ठा करने के साथ साथ सुंदर सिंह ने इसकी बचत का भी इंतजाम किया है। उन्होंने टपक सिंचाई प्रणाली लगाई है। ये प्रणाली आम सिंचाई के मुकाबले 70% पानी की बचत करती है। सुंदर सिंह इस विधि से फल और फूलों की बढ़िया खेती कर रहे हैं। पानी की जरूरत हर किसी को है, हर कोई इसके दोहन में लगा है। वर्षा जल संरक्षण सिर्फ किसानों की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबका दायित्व है। शहरों में रहने वाले लोग भी बरसात के दौरान छतों से गिरे पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। किसान को इसलिए जल संरक्षण की ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसकी रोटी रोजी ही पानी पर टिकी है। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार दोपहर 12:05 पर। सेहत से भरपूर हमारे पारंपरिक पकवान, जैसी आबो हवा वैसा खान पान, स्वाद और पोषण का लीजिए मजा। देखिए हमारी पाकशाला। बदलते भारत की शान।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत किसान प्रश्न मंच में। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान प्रश्न मंच का कारवां पहुंचा है उत्तराखंड में। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय में और यहां पर आज हमारे साथ जो किसान मौजूद हैं उनके साथ हम जानने की कोशिश करेंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में भी। आज कार्यक्रम में खासतौर से हम बातचीत करेंगे डेयरी फार्मिंग क्षेत्र को लेकर, कितनी तमाम संभावनाएं यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियाँ हमारे साथ जो किसान मौजूद हैं उनके लिए आप सभी बजा दीजिए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। लगातार जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाते हैं और इनकी आज जानकारी जो है पशुपालकों की, किसानों की, उसको परखने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए आपका परिचय करा देते हैं हमारे खास विशेषज्ञों से। डॉक्टर संदीप कुमार तलवार, पशु चिकित्सा अधिकारी, शैक्षणिक डेयरी फार्म, पंतनगर विश्वविद्यालय। डॉक्टर मोहन सिंह, ट्रेनिंग एसोसिएट, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन, जीबी पंत यूनिवर्सिटी। डॉक्टर संजीव कुमार बंसल, निदेशक संचार एवं प्रभारी प्रशिक्षण, पंतनगर। मैं अभिषेक पाल, इंचार्ज ट्रेनिंग, CDTRI, लखनऊ। मैं प्रभात कुमार मिश्र, दुग्ध निरीक्षक, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें हमारे विशेषज्ञों का, जो कि आज हमारे किसानों के जवाब को परखने का काम करेंगे और हमें बताएंगे कि इन किसानों में से कौन कौन किसान बन सकते हैं हमारे किसान कप के हकदार। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे साथ किसान मौजूद हैं, पशुपालक मौजूद हैं, आप सभी से मेरा पहला सवाल यही, डेयरी फार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं? हाथ आप अपना आप उठा सकते हैं जवाब देने के लिए। आपकी तरफ मैं पहुँचूँगा। सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, डेयरी फार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं? सोच में ज़रूर है किसान। उम्मीद मैं कर रहा हूँ जब जितना थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा शायद हाथ ऊपर जो है वो उठता इनका नजर आएगा, वरना हम कोशिश करेंगे जो बाकी किसान हैं उनसे बातचीत करने की, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बात करते हैं हम डेयरी फार्मिंग क्षेत्र को लेकर, काफ़ी जानकारी जो है वो किसानों को होती है और यही जानकारी और ज़्यादा हो इसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन इन कोशिशों का जो रंग है वो कैसा है ये हम जान लेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम सत्यम शुक्ला है जी, ग्राम पोस्ट बुन्ना, जिला कन्नौज, तहसील तुरुआ जी। डेयरी फार्मिंग का क्या फ़ायदा आपको लगता है? डेयरी फार्मिंग से ये फ़ायदा लगता है क्योंकि हमारी आमदनी जो है वो बढ़ती है और बहुत कुछ जानकारी मिलती है जानवरों के बारे में और उनकी कौन सी नस्ल हमारे गांव में ज़रूरत है और किसकी किस वक्त मतलब रोग के लिए टीका लगने हैं। इससे जानकारी काफ़ी मिलती है हमें डेयरी फार्मिंग से। और कुछ फ़ायदा आपको लगता है? और हाँ, यही है कि आमदनी है और दूध उत्पन्न होता है, कुछ घर में भी यूज हो जाता है और जो बचता है उसे हम मार्केट में बेच देते हैं, मतलब डेयरी में दे देते हैं। ये चीज़ें हैं। देखिए जानकारी आपके पास थी लेकिन हाथ आपने ऊपर नहीं उठाया। हाथ आपने ऊपर नहीं उठाया। चलिए बैठ सकते हैं। मुस्कान देखिए जरूर इनके एक चेहरे पर आई। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अभी भी आपके पास मौका है, हाथ आप अपना ऊपर उठा सकते हैं। जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अब एक हाथ जो है वो उठता हुआ नजर आ चुका है। डेयरी फार्मिंग के क्या फायदे हैं? बेहद आसान सा सवाल। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं जी। अपना नाम हमें बता दीजिए। प्रेमपाल सिंह जी। प्रेम जी, ग्राम पंचायत गाटा, जनपद फर्रुखाबाद जी। फर्रुखाबाद से, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से। क्या फायदा आपको लगता है डेयरी फार्मिंग का? डेयरी फार्मिंग सर जो कृषि संबंधित जुड़ा हुआ व्यवसाय है, एक गांव से रिलेटेड है हम लोग जी। अच्छा, और उसके साथ साथ हम लोग ज़मीन भी कराते हैं, अपनी खेती वगैरह भी कराते हैं जी। तो उससे हमें गोबर खाद वगैरह भी मिलती है, दूध उत्पादन से हमारे आय में भी वृद्धि होती है जी। ये 3 बड़े फायदे आपको लगते हैं और किसान के लिए बेहद ज़रूरी कितना फ़ायदा मिल जाए उसको जी। चलिए बैठ सकते हैं आप। तो देखिए 2 जवाब जो हैं वो अब यहाँ मिल चुके हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे से ना तो देखिए किसी ने हाथ अपना ऊपर उठाया और अक्सर जो स्थिति है आपको किसी स्कूल की कक्षा में ज़रूर नज़र आती होगी, जो पीछे बच्चे होते थे वहाँ पर हाथ नहीं उठता था। यहाँ कुछ जो पीछे बैठे हैं मुस्कुरा ज़रूर रहे हैं, उन्हीं से हम पूछ लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ जी। अपना नाम हमें बता दीजिए। प्रदीप जी हमारे साथ हैं यहाँ पर। प्रदीप जी क्या फ़ायदा आपको लगता है डेयरी फार्मिंग का? डेयरी फार्म साहब यही फ़ायदा है कि एक साइड बिजनेस है किसान के लिए, दूसरा कोई धंधा नहीं। इसके बच्चे अच्छे कम पढ़ पा रहे हैं तो डेयरी से अपना धंधा चालू कर लेते हैं जी। यही साहब बिल्कुल। देखिए बच्चे रोजगार हो जाते हैं। ये बड़ा फायदा है क्योंकि जो बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं, रोजगार के अवसर भी इस क्षेत्र में है यानी बिल्कुल। लेकिन जवाब आपको पता था, आपने भी हाथ ऊपर नहीं उठाया अपना। जवाब साहब आप बताएं सही या गलत? देखिए जवाब सही या गलत आपके हिसाब से सही जवाब बिल्कुल। किसान कब मिल सकता है इस जवाब पर? लगता है आपको सही जवाब है बिल्कुल? हाँ साहब, बेरोजगार को रोजगार तो है ही। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप प्रदीप जी। तो देखिए 3 जवाब जो हैं वो हमें यहाँ पर मिले हैं और जैसा कि प्रदीप जी ने आखिर में ये कहा कि जो रोज़गार की संभावनाएं हैं वो भी यहाँ हमें नज़र आती हैं, लेकिन
और इनका कहना यही कि जो जवाब है मेरा वो बिल्कुल सही है। हम कहते हैं कि जवाब सभी सही, लेकिन हमारे साथ जो यहाँ विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो पैनल में हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनका क्या मानना ये हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पर देखिए एक हाथ जो है वो और उठ चुका है, तो यहाँ पर एक जवाब और हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। राजेश कुमार यादव, कुंडेपुरवा, कन्नौज। जी साहब, डेयरी से हमको कई एक लाभ मिलते हैं जी। एक तो जानवर की जब हम डेयरी से संपर्क रखते हैं तो बाहर डॉक्टरों से भी संपर्क रखते हैं जी, तो उससे हमारी पशुओं की नस्ल का सुधार भी होता है जी। हमने जो है मुर्रा नस्ल की भैंस जिसमें केवल 1 रुपया जाए, उस जात की नस्ल 3 पड़ियाँ तैयार करी जी, 3 बार में वो तैयार हुई। लेकिन साहब मैं इसीलिए आया यहाँ कि एक पड़िया उसमें से बैलेंस बिगाड़ रही है, 2 दांत ब्याह चुकी है और दूध 9 लीटर निकला। यानी जो नुकसान होता है उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि डेयरी फार्मिंग अगर आप करेंगे तो सारी जानकारी जानकारियाँ मिलती हैं डेयरी फार्म से। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छी। आप बैठ सकते हैं और अब हम चलते हैं हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग जवाब यहाँ पर मिले हैं, थोड़ा सा हम कह सकते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनमें भी सलाह मशवरा किया जा रहा है कि कौन सा जवाब था बिल्कुल सटीक था जो हमारे किसान कप का हकदार बन सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों ने हमें जवाब दिए हैं उनकी नज़रें बिल्कुल आपकी तरफ हैं और किसान कप को भी निहार रही हैं, कौन सा सटीक जवाब? देखिए, जो भी हमारे किसान भाइयों ने जवाब दिया, जवाब तो लगभग सभी का ठीक था और सभी का जवाब एक जैसा था। लेकिन जो हमारे प्रेमपाल सिंह जी हैं, इन्होंने जो जवाब दिया, इन्होंने जो तर्क दिया कि हमारे किसानों की उससे रोजगार मिलता है, उससे आय बढ़ती है, दूसरा खेती में भी लाभदायक होता है, चूंकि जो पशुपालन है वो हमारी खेती से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, इनका जवाब थोड़ा सा साइंटिफिक है और ज़्यादा अच्छा है। यानी ये हमारे किसान कप के हकदार। हाँ, किसान कप के हकदार हमारे प्रेमपाल सिंह जी हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए प्रेमपाल जी के लिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। तो आज के कार्यक्रम के देखिए जो पहले किसान कप के विजेता हैं वो अब यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और प्रेमपाल जी, ये आपका किसान कप, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ हमारे जो किसान भाई थे उन्होंने बताया कितना फ़ायदा इससे होता है। इस बारे में डॉक्टर साहब आपसे भी हम जानना चाहेंगे। डेयरी फार्मिंग की जब हम बात करते हैं, पहले एक समय था क्योंकि व्यावसायिक तौर पर डेयरी फार्मिंग को नहीं लिया जाता था, लेकिन डेयरी फार्मिंग अपने आप में ऐसे 2 शब्द हैं जो कि इसको पूरा हम कह सकते हैं इसकी सार्थकता को सिद्ध करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितना फ़ायदा किसान है उनको डेयरी फार्मिंग से मिल रहा है? नहीं, किसान को फायदा इससे पूरा मिल रहा है जी। किसान को एक तो रोजगार भी मिल रहा है इससे, रोजगार के साथ पशुओं के पालने से किसान जो गोबर की खाद तैयार करता है, जो जैविक खाद है, वो अपने खेतों में प्रयोग कर रहा है, जिससे रासायनिक खादों का जो चलन था वो कम हो रहा है जी। दूसरा, उसके साथ में वो दूध का उत्पादन भी कर रहा है। दूध का व्यवसाय एक ऐसा भी जुड़ा हुआ किसानी से व्यवसाय है जिससे किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है जी। और इसी के साथ में वो अपने परिवार के लोगों को और जो घर में बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी दे सकता है। और इसको जितने बड़े स्तर पर करेंगे और वैज्ञानिक ढंग से करेंगे उतना ही इसको लाभ मिलेगा, उतना ही फायदा मिलेगा इसको। चलिए, और हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वो अपने पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से करें जी। ये बेहद ज़रूरी। देखिए, जो हम कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति है उसकी अगर किसानों को जानकारी होगी तो जाहिर तौर पर और ज़्यादा लाभ वो ले सकेंगे। लेकिन जो दूसरा सवाल है, अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें जो बताया इसके बारे में जानकारी दी, दूसरा सवाल मेरा उसी से संबंधित है और उम्मीद कर रहा हूँ इस बार हाथ जो है वो ज़रूर किसान भाइयों के थोड़े मुझे उठते हुए नजर आएंगे। सवाल अभी हमने पूछा था डेयरी फार्मिंग का क्या लाभ है, लेकिन डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कैसे की जाए? बेहद आसान सवाल, और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इसकी शुरुआत भी करना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको क्या लगता है कि अगर ये चीज़ हमारे पास है तो हम डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं? कैसे डेयरी फार्मिंग की हम शुरुआत कर सकते हैं? किन किन चीज़ों का होना हमारे लिए ज़रूरी है? हाथ आप अपना ऊपर उठा सकते हैं। चलिए, एक हाथ जो है वो उठता नजर आ गया है मुझे, और यही बात है। देखिए, अगर कई सारे किसान हो, अगर एक हाथ उठा है तो धीरे धीरे करके सभी हाथ जो है वो उठते हो आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि जानकारी जो है लगातार एक किसान से दूसरे किसान के पास पहुंचती है। और यही फायदा है हमारे किसान जब उनके बीच में हम पहुंचते हैं। और साथ ही हमारे कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच का भी। अपना नाम हमें बता दीजिए। सर, उत्तरा सिंह जी। उत्तरा सिंह से देखिए उत्तर हम यहाँ पर ले रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कैसे शुरुआत कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग की? सबसे पहले तो स्थान का चयन करना चाहिए और फिर उसमें एक पूंजी की कमी जो महसूस होती है उसका मतलब बैंक द्वारा बंदोबस्त कैसे करना चाहिए जी। तो ये तो मतलब मुख्य चीजें हैं। 2 बातें तो ये 2 बातें। फिर उसके लिए अच्छा मतलब पशुओं का चयन अच्छी तरह से होना चाहिए जी। ये 3 बातें सर महत्वपूर्ण हो गए। ये 3 मुख्य बातें हैं। फिर उनके आवास की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था सबसे अच्छी हो, चारे की व्यवस्था हो जी। ये सर
सबसे जरूरी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं। चलिए बैठ सकते हैं आप। देखिए इन्होंने 4 मुख्य बातें जो हैं हमें बताई कि किस तरीके से अगर इनकी जानकारी होगी तो आप बेहतर ढंग से जो डेयरी फार्मिंग है इसकी शुरुआत कर सकेंगे। और कौन बताना चाहेगा आप लोगों में से? सोच में ज़रूर है हमारे जो किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। एक हाथ जो है फिर से देखिए उठ चुका है, इनसे भी हम जो जवाब है वो ले लेते हैं। जी सर, मेरा नाम सत्यम शुक्ला है जी। हाँ सर, जानवर को पालने के लिए पहले जगह, स्थान वो आवश्यक है। फिर कौन सी नस्ल गांव में आवश्यक है, ये नस्ल अच्छी है, ये कम बीमार पड़ती है, इनको कम चिकित्सा ज़रूरत है। और हम वो भी देखना चाहते हैं वातावरण वहाँ का कि कैसा माहौल है और जो जानवर वहाँ रह सके आराम से, और नीचे मतलब ज़मीन जो है कैसी है, चिकनी ना हो, खुरगी हो, मतलब गोरू आराम से बैठ सके। और जो हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो लोग बताते रहते हैं कि डेयरी जो चालू व्यवसाय करना है उनको दूध कैसे खरीद, मतलब उनका रखें, रख रखाव, और उनको कैसे डेयरी पे पहुंचाएं, कि कैसे ढाक के, ये महत्व बातें हैं जो अगर शुरुआत हमें करनी है जी। आप अभी शुरुआत करना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग की? हाँ, आगे करना चाहते हैं, इसीलिए जानकारी यहाँ लेने भी है। तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या क्या? हाँ, बीएससी कर रहे हैं। अभी बीएससी आप कर रहे हैं? फाइनल है, हो चुकी है। चलिए बिल्कुल बधाई आपको। देखिए आगे बढ़ने वाले हैं, बैठ सकते हैं। 2 जवाब जो है वो तो हमें मिल चुके हैं। इस तरफ से हमने देखा कोई जो हाथ है वो अभी तक ऊपर उठता नजर नहीं आया है। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि यहाँ से भी जो हाथ है वो ऊपर उठते कुछ नजर आए, लेकिन एक दूसरे को ज़रूर जो हमारे किसान भाई हैं वो निहार रहे हैं। और देखिए जैसा मैंने कहा था, जो अनुभव है वो काम आता है। एक अनुभवी किसान हमारे साथ, उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया। अपना नाम बता दीजिए। नारायण सिंह जी, दुख समय सौरी गढ़िया जिला हो रही है। बिल्कुल, देखिए नारायण जी के पास तो सारे जवाब हमें मिल ही जाएंगे। इन सब जवाबों कैसे शुरुआत की जाए? इन सबके जवाबों के साथ सबसे पहले तो पूंजी का होना, पूंजी हमारे पास होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल जी। कुछ और बात? बस ये मुख्य बात है। मुख्य पूंजी तो पहले हो, पूंजी हो तो फिर सब, यानी तो चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए जो नारायण जी की तरफ से भी जवाब मिला, उन्होंने कहा कि पूंजी होना आवश्यक है, उसके बाद ही हम मान सकते हैं कुछ जो हमारा क्षेत्र है वो आगे बढ़ सकेगा। फिलहाल हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या मानना है? डॉक्टर साहब, 3 जवाब जो है वो हमने यहाँ पर लिए हैं। इन 3 जवाब में कौन सा जवाब आपको लगता है कि वो हमारे किसान का हकदार बन सकता है या नहीं? जो दूसरे हमारे किसान थे उनका जवाब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी प्रमुख बातों को उठाया। जैसे कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो हमने स्थान का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि स्थान का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। साथ ही साथ उन्होंने स्थान के साथ वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की भी बात की, जहाँ हम पशु ला सकते हैं या वहाँ से वहाँ के उत्पाद जो हमारी डेयरी में बन रहे हैं, दुग्ध या दुग्ध से संबंधित अन्य उत्पाद, वो बाज़ार में, निकट बाज़ार में ले जा सके। तो ये भी एक ट्रांसपोर्ट या स्थान के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जी। साथ ही साथ उन्होंने नस्ल के बारे में बात की कि नस्ल कौन सा चुनाव करें। ये भी जब हम अपनी डेयरी का शुरू करने के समय हम कुछ मुख्य बातें ध्यान रखते हैं, तो कौन सी नस्ल से या किस पशु से शुरुआत की जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि अन्य किसानों ने भी बड़े सुंदर जवाब दिए। एक किसान हमारे जो है उन्होंने पूंजी को लेकर भी बात की, तो कितनी पूंजी हमारे पास है, उससे हम कितने बड़े स्तर पे अपनी डेयरी को शुरुआत कर सकते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए सारी जानकारी जो है आपसे विस्तार से हम लेंगे, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो दूसरे नंबर पे हमें जवाब दिया गया वो एक सही जवाब था जी जी। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। और अब देखिए जो मुस्कान है इनकी वो कुछ और ज़्यादा बड़ी सी मुझे लग रही है। बेहद ज़रूरी कि ऐसी मुस्कुराते रहें, आगे आप बढ़ते रहें। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ सकते हैं आप। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए आप। तो यहाँ डॉक्टर साहब आप हमें बता रहे थे कि जो इन्होंने बातें बताई वो वाकई बेहद ज़रूरी हैं, मुख्य बातें हैं, लेकिन इसके पीछे अगर हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं उस तरफ मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी जानकारी हमारे जो यहाँ किसान मौजूद हैं साथ ही हमारे दर्शकों को दें। देखिए वास्तव में जो पशुपालन से हम आय सृजन की बात करते हैं, हालांकि पशुपालन तो हमारे किसान बंधु सदियों से करते हुए आ रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन आजकल के युग में पशुपालन से जो आय सृजन है ये बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धतियों पर निर्भर करती है। जैसे कि पहले हम प्राकृतिक गर्भाधान पशुओं में करवाते थे, जो कि अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कृत्रिम गर्भाधान ने बहुत हद तक उसको एक तरह से रिप्लेस कर लिया है। साथ ही साथ कृत्रिम गर्भाधान के भी आगे आजकल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ कृत्रिम गर्भाधान में भी सॉर्टेड सीमेन का प्रयोग होने लगा है। तो ये सारी जो पद्धतियां हैं इनकी वजह से किसान, जैसे सॉर्टेड सीमेन होता है तो उसमें
उसको बछड़ा या बछिया में से अगर बछिया ही चाहिए तो केवल बछिया ही मिलेगी, ऐसा सॉर्टेड सीमन से आजकल के युग में संभव हो पाया है। जी चलिए बिल्कुल, देखिए और किस तरीके से हम कह सकते हैं अतिरिक्त आमदनी भी जो है वो इस क्षेत्र से आपको मिल सकती है, बशर्ते आपके पास पूरी जानकारी हो और उस जानकारी का आप सही से प्रयोग करें। कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद हमारे जो किसान भाई हैं, प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है? अभी हमने बात की कि डेयरी फार्मिंग का क्या लाभ है, किस तरीके से शुरुआत करें, लेकिन प्रशिक्षण यहाँ निकल कर आता है। एक हाथ जो है वो उठता हुआ नजर आ चुका है। चलिए जवाब ले लेते हैं, प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है। जब भी हम कोई नए काम की शुरुआत करते हैं, यहाँ पर जो जवाब मिल रहा है ये देख लेते हैं इनका क्या मानना है और किस तरीके से जो प्रशिक्षण है इनके नज़रिए से महत्वपूर्ण हो जाता है। अपना नाम थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप इस तरफ आ जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। जी कन्नौज। जी प्रभात जी, क्यों आप महत्वपूर्ण मानते हैं प्रशिक्षण? प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है कि जब तक किसान को जानकारी नहीं होगी तब तक वो आगे कोई अपना कार्य नहीं कर पाएगा। जी जानकारी इसलिए ज़रूरी है, जब उसे जानकारी होगी तो वो अपना आगे कार्य बढ़ाएगा, किसी भी क्षेत्र में उतरेगा तो वो उससे अपना स्रोत आगे पैदा करेगा, जिससे पैसा पैदा होगा, जिससे उसको रोजगार भी मिलेगा जी, और वो अपने आगे जो भूमिका भी बढ़ा सकता है। जी, लेकिन अक्सर देखते हैं कि गांव में एक अगर हम पड़ोसी किसान को देख लेते हैं उसी से हम सीख लेते हैं और फिर लगता है कि शायद हम भी वही काम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा होता है ना सर, वो गाँव लेवल पे बहुत छोटा स्तर होता है ना, इसलिए प्रशिक्षण जरूरी होता है। प्रशिक्षण होता है वो हाई लेवल पर होता है ना, हाई लेवल पे। जी, यानी देखिए कुछ बड़ा सोचना है तो अपना प्रशिक्षण जरूरी है। जी। चलिए प्रभात जी कुछ और बताना चाहेंगे? पूछिए सर। नहीं, इसी बारे में हम तो जानना चाह रहे हैं, कुछ और इस बारे में कुछ और आपकी राय? जी, इसके बारे में ये राय है कि जैसे प्रशिक्षण मिलेगा तो पता ये चलता है जो हमारे सीनियर लोग हैं वो कई एक प्रकार की नई जानकारियां देते हैं, जो है अच्छा जो है उसकी मतलब पद्धति भी चेंज होती है ना, तो उसकी जानकारी इसी तरीके से मिल सकती है। मतलब नई जानकारी जो आती रहती है वो पता चल जाएगी आपको। जी। चलिए बिल्कुल, प्रभात जी बैठ सकते हैं आप। प्रभात जी ने कई सारी बातें जो हैं वो हमें बताई। एक और हाथ जो है, चलिए इस बार इधर से मेरी उम्मीद थी और उम्मीद पूरी कर दी है इन्होंने। अपना नाम हमें बता दीजिए आप। सर मेरा नाम अरुण कुमार है। जी अरुण जी, और मैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद का रहने वाला हूँ, खिरिया ग्राम। चलिए बिल्कुल, प्रशिक्षण क्यों जरूरी आप मानते हैं? सर प्रशिक्षण से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे सर अगर हमारा गांव में कोई जानवर हमारे घर में और हमें दुग्ध उत्पादन है, हम तो मान लो करते हैं सर, अगर जैसे उसका दूध मान लो 3-4 महीने में कम हो रहा है जी, ठीक है सर, उसका दूध कैसे परमानेंट बना रहे, मतलब बढ़ता रहे। तो जैसे सर गांव में 2-4 लोग हैं उन्हें जानकारी है, लेकिन यहाँ आने से हमें और अधिक जानकारी मिलती है। उतने सर अगर काम नहीं चलता है तो यहाँ आना मतलब जितनी जानकारी ले सको उतना ज़्यादा है, उतना कम है, मतलब उतना कम है जी, क्योंकि और अच्छी नस्ल के जानवर भी सर यहाँ जानकारी मिलती है, हमें नहीं पता है। जैसे मान लो हमने नई डेयरी फार्मिंग का काम किया, अगर हमें घर में कोई जानकारी नहीं है तो हम और लोगों से भी लेते हैं, यहाँ से भी लेने के लिए चले आते हैं जी। तो सर बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। हमें ज्ञान जितना भी है, लेकिन यहाँ आने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। अगर यहाँ नई जानकारियाँ मिलती हैं बीमारी के बारे में, कोई जानवर को रोग हो जाए, थनैला रोग हो जाए, हमें नहीं पता तो यहाँ से भी मिलता है, वहाँ से भी मिलता है सर। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, हम तो कह रहे सारे किसान भाइयों के यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना ही चाहिए। अगर कोई बुलाए तो एकदम आना चाहिए। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए ना सिर्फ इनका अपील के जो किसान भाई हैं वो आए, बल्कि हम तो कहते हैं जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो अधिकतर आपको यहीं से मिल जाएंगे। सबसे पुरानी विश्वविद्यालय में गिनती की जाती है जब जीवी पंत विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं। जी मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम शेर बहादुर सिंह है। जी शेर बहादुर जी, बिल्कुल देखिए जवाब दे रहे हैं हमें। रहने वाला हूँ जी। जैसे प्रशिक्षण इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हम यहाँ पर आए हुए हैं तो हमारे डॉक्टर लोगों ने बताया है जानवरों की बीमारी के बारे में जी। तो जैसे कि अगर हम गांव में बने रहेंगे तो हमें बीमारियों के बारे में पता नहीं चल पाता। जैसे कई बीमारियां हैं, घुड़के की बीमारी है, थनैला रोग है, तो इसके बारे में अलग अलग उपचार भी बताए हैं हमारे डॉक्टरों ने कि किस प्रकार से उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। जानकारी आपको यहाँ मिली है, आप गाँव में जाके और किसानों को बताएंगे। चलिए बैठ सकते हैं आप भी। तो यहाँ देखिए 3 जवाब जो हैं वो हमें यहाँ मिल चुके हैं। डॉक्टर साहब का अब हम रुख करेंगे। डॉक्टर बंसल अगर बात की जाए, देखिए प्रशिक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण और ये हर किसी किसान का यहाँ मानना है। जवाब ज़रूर हमने 3 किसानों से लिए हैं, लेकिन इन 3 में जो जवाब हमें मिले हैं उनकी नज़रें कभी आप पे तो कभी किसान कप पर है। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप ये बता दें कि इनमें कौन है किसान कप का हकदार। देखिए कृषकों ने, सभी पशुपालक हैं, बहुत ही अच्छा सबने जवाब दिया कि प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है। नई तकनीकी जानकारी के लिए जो साइंटिफिक वे में बताया और पूर्ण जानकारी दी वो हमारे जो 3 नंबर के किसान भाई हैं जी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि यहाँ से हम कुछ नई जानकारी सीख करके जाएंगे तो हम कम से कम अपने पड़ोसी को बता पाएंगे जी। प्राइमरी उपचार कैसे करते हैं, आपका डॉक्टर बहुत दूर रहता है, या हम प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं।
जब तक हमारा डॉक्टर आता है तब तक के लिए हम उसको प्राइमरी चिकित्सा दे सकते हैं, अपने जानवर को बचा सकते हैं जी। इसलिए इसके हकदार किसान कप के हकदार हैं। इसलिए किसान नंबर 3 जो हमारे किसान भाई हैं जी, वो इस कप के हकदार हैं। चलिए जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। शेर बहादुर हमारे जिन्होंने जवाब दिया, आखिरी में इन्होंने जवाब दिया और उसके बाद देखिए ये बन चुके हैं किसान कप के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको, जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ सकते हैं आप। तो ये तो देखिए जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने बताया कि उनका क्या नज़रिया है प्रशिक्षण को लेकर, और ये जानना बेहद ही ज़रूरी। लेकिन खासतौर से डॉक्टर साहब अगर हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो लगातार इस तरह के आयोजन जो हैं वो किए जाते रहते हैं, दूर दराज से जो किसान हैं वहाँ पहुँचते हैं। किस तरीके से हम कह सकते हैं कि सब ये जो कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हैं वो सफल हो पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान प्रश्न मंच के सभी अधिकारियों को जो हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए ये तोहफा लेकर के आए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जी शुक्रिया, जो इस मौके पर हमारे बीच हैं। दूसरा यह कि सबको विदित है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो वो दृढ़ संकल्पित है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि जितने पशुपालक हैं, पशु जब पालते हैं तो उनके लिए वैज्ञानिक विधि अपनाएं जिससे दूध ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा करके वो लाभान्वित हो सकें जी, तभी इसमें उनको आय की ज़्यादा वृद्धि होगी जी। जहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, राज्य सरकार, भारत सरकार पशुपालन ही नहीं, जितने भी कृषि विविधीकरण के आपके विषय हैं उन सभी पर विशेष दक्षता कौशल प्रशिक्षण के लिए जोर दे रही है, जिससे किसान लोग तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकें। चाहे पशुपालन हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो, चाहे पॉली हाउस हो, चाहे नर्सरी मैनेजमेंट हो, चाहे फिशरीज हो, जितने भी खेती के साथ साथ अन्य व्यवसाय हैं उनको प्रशिक्षण प्राप्त कर उसमें दक्षता हासिल कर लें, ताकि किसान उस प्रशिक्षण कार्यक्रम से वैज्ञानिक तौर तरीके जान करके अपने को अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकें जी। इसलिए प्रशिक्षण अत्यंत ही आवश्यक है किसानों को नवीनतम जानकारी के लिए। और जहाँ तक प्रशिक्षण कराए जाने का सवाल है, हमारे कुलपति जी का इस तरफ बहुत विशेष जोर है कि जितने भी किसान भाई आसपास के राज्यों में जहाँ भी हों, उनको जिन विषय पर चाह रहे हों उन विषयों पर दक्षता कौशल प्रशिक्षण का उनको दिया जाए, ताकि वो अपने घर जा कर के उनको वैज्ञानिक तरीक़ों से करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। और हमारे विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय विभाग में निरंतर साल भर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां विभिन्न विषयों पर कोई ना कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित ना हो रहा हो जी। इसके लिए मैं कृषक भाइयों को भी धन्यवाद देता हूं, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं को भी धन्यवाद देता हूं जो हमारे विश्वविद्यालय में निरंतर फार्मरों को दक्षता कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम देने के लिए लाते हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़रूरी और मैं चाहूँगा ज़रूर तालियां यहाँ बजनी चाहिए। फिलहाल किसान प्रश्न मंच में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। आज हम बात कर रहे हैं खासतौर से डेयरी फार्मिंग क्षेत्र को लेकर, तमाम संभावनाएं यहाँ मौजूद हैं और कैसे इसके जरिए हमारी जो किसानों की आमदनी है वो दोगुनी हो सकती है। ब्रेक पे जाने से पहले कई सवाल जो हैं हमने अपने यहाँ पर किसान भाइयों से पूछे और अब फिर आगे बढ़ते हैं, जो सवालों का सिलसिला है उसको आगे हम बढ़ाते हैं। अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद हमारे तमाम किसान भाइयों से, स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे लिया जा सकता है? बेहद ज़रूरी, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में अगर आप बढ़ रहे हैं उसके लिए ज़रूरी स्वच्छ दूध उत्पादन जो है वो किया जाए। कैसे हम स्वच्छ दूध उत्पादन ले सकते हैं? एक हाथ जो है देखिए वो तो उठता हुआ यहाँ नज़र आ चुका है, बाकी जो किसान है उनसे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और चलिए, जैसा कि बहुत धीरे से एक हाथ जो है वो उठा है, संकोच में थोड़ा है, लेकिन शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। इनके पास चलते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है इनका। जी, अपना नाम है बता दीजिए। जी, मैं फर्रुखाबाद से लाल सिंह कैंटहा गांव से बिलोंग करता हूं। जी लाल जी, जानवरों को सबसे पहले तो नहला धुलवा करके सफाई से फिर उनका दूध जो है दुहाई का काम करना चाहिए जी। और वहाँ का वातावरण भी एकदम सफाई से रखना चाहिए, जिससे कि मतलब जानवरों में गंदगी का प्रभाव कम रह सके। बस इसी तरीके से हम लोग मतलब स्वच्छ दूध उत्पादन कर लेते हैं। सफाई रखेंगे तो स्वच्छ दूध उत्पादन हमें मिल जाएगा। जानवरों के आसपास का वातावरण साफ होना चाहिए। जानवरों को नहला धुला करके उसके बाद उनको
उसकी दवाई का मतलब प्रबंधन करना चाहिए, तो उससे दूध जो है साफ़ सुथरा मिलता है। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर लाल जी ने हमें बताया कैसे जो स्वच्छ दूध उत्पादन है वो आपको मिल सकता है, और यहाँ पर एक काफ़ी अनुभवी किसान बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं जवाब देने की। इनका जवाब भी हम ले लेते हैं। जी, नाम हमें बता दीजिए। स्वच्छ दूध तभी मिल सकता है जी, नाम जब बता दीजिए हमें। राजेश कुमार यादव जी, राजेश, कोंडेपुरवा कन्नौज जी। स्वच्छ दूध तभी मिल सकता है जब जानवर स्वच्छ हो, और जानवर स्वच्छ, उसे बीमारी से बचाव रखा जाए और वातावरण का बचाव रखा जाए जी। और जब वातावरण और देश मच्छर खाइए हैं तो वो स्वच्छ कहाँ रहो, फिर स्वच्छ नहीं है, वो स्वच्छ नहीं था जी। बिल्कुल। तो स्वच्छ दूध तभी है जब जानवर की सुरक्षा बिल्कुल जरूरी है, और मच्छरों से भी बचाना होगा। बिल्कुल, देखिए कितना ख्याल रखना पड़ता है जो हमारे पशुपालक हैं, हर एक छोटी छोटी बात वो जानते हैं जी। तो इलाज और मच्छर और चारे का भी ध्यान रखना चाहिए कि सूखो ही जब खवाए रहे हो तो साहब में दूध की मात्रा नहीं बढ़े। हरा भी चारा देना चाहिए, चारा हरा भी मिलना चाहिए, और उसमें चारे में भी तत्व होना चाहिए। जय नहीं अकेले चारों दे दे, उसमें नमक भी होना चाहिए। आप क्या क्या खिलाते हैं अपने पशुपाल को? हम जो तो पशु हैं एक खली है, नमक है जी, और एक और आउट है जहाँ में कुछ और होता है, वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, लेकिन फिर भी बहुत सही आपने जवाब दिया। बैठ सकते हैं आप। आपके बराबर में एक और मैं चाहूँगा अगर आप और खड़े हो जाएं, इनसे भी हम जवाब ले लेते हैं जी। अपना नाम हमें बता दीजिए आप। राजेश कुमार, लाग बौसी, पश्चिम बिहार, जनपद कन्नौज। आपका भी नाम राजेश है। क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से स्वच्छ दूध उत्पादन में? पहले हमारे बड़े भाई जी ने जो बताया है ये भी कुल मिला के सही है, लेकिन उसके लिए स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए हमको उसकी जगह की साफ सफाई और साबुन से हाथ धुल के, मतलब तौलिया से हाथ साथ पोंछ के, और जगह पे टिंचर आयोडीन जो छिड़का जाता है नीचे ज़मीन में, कीटाणु ना हो, उसके लिए जब भी हम दूध को ले जाएं ढक के ले जाएं, मतलब सर में तौलिया वोलिया वगैरह बांध लें ताकि जो कीटाणु जो है उसमें दूध ना पहुँच सकें, और दूध को दुह के तत्काल ही समिति तक पहुँचाया, जहाँ भी समिति हो, गठन हो गांव समाज से, सरकारी या सरकारी जो भी हो समितियां, वहां तक स्वस्थ दूध पहुंचाया जाए। कुछ समय का ख्याल रखना होता है कि समय का तो सर ख्याल रखना है कि कम से कम मतलब जितने जल्दी से जल्दी डेयरी पे पहुंचाया जाए, जल्दी से जल्दी जी, वहाँ से निकाला जाए और तत्काल उसको डेयरी तक पहुँचाया, तभी स्वच्छ दूध वो रह पाएगा। चलिए, कुछ और बताना चाहेंगे? थैंक यू सर। चलिए, शुक्रिया, बैठ सकते हैं आप भी। तो यहाँ पर देखिए 3 जवाब जो हैं वो हमें मिले हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे, स्वच्छ दूध उत्पादन पर हमने सवाल किया था और जागरूकता जानकारी जो है वो पूरी हमारे पशुपालकों में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपके लिए शायद इस बार मुश्किल होगा। 3 जवाब जो मिले हैं इनमें कौन सा सबसे एक सटीक जवाब, सबसे सही जवाब आपको लगा? यहाँ हमारे किसान बंधुओं ने तीनों ने जो जवाब दिया बहुत ही सटीक जवाब दिया जी, बट हमारे 3 नंबर के किसान जी मिस्टर राजेश कुमार जी, जिन्होंने जो जवाब दिया वो साइंटिफिक तरीका स्वच्छ दूध उत्पादन का क्या होना चाहिए जी, सटीक जवाब उनका रहा। चलिए, उस सटीक जवाब के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। आप आ जाइए राजेश जी हमारे पास, क्योंकि इनका जो जवाब था वो हमारे विशेषज्ञ की नज़र में एक पूरा जवाब, और आप बनते हैं किसान कप के हकदार। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए आप सभी। बैठ सकते हैं आप। तो राजेश जी का जवाब जो था वो आपने भी सुना, लेकिन इस बारे में डॉक्टर साहब आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि जो वैज्ञानिक आधार है स्वच्छ दूध उत्पादन के पीछे, वो हर एक पशुपालक जो है आज के परिवेश में दुग्ध उत्पादन निश्चित तौर पर हम कर रहे हैं जी, सदियों से करते चले आ रहे हैं जी, और सबसे बड़ी बात कि हमारा उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रहा है जी, बट इंटरनेशनल मार्केट में आज दूध के व्यवसाय में प्राथमिकता इस बात को दी जाती है कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे किया जाए, ताकि हमारे जो उपभोक्ता हैं उन्हें अच्छा दूध और बीमारियों से बचाव के लिए भी एक उपाय मिल जाए जी। उसका सीधा सा निदान हमारे जो कृषक बंधु मिस्टर राजेश कुमार ने बताया जी, कि इसका ध्यान रखने के लिए सबसे पहले तो उस जगह पर जहां जानवर बांधा जाता है उसकी साफ सफाई पर ध्यान दे जी, जानवरों की साफ सफाई पे ध्यान दे जी, और जो ग्वाला दूध दूह रहा है या किसान दूध दूह रहा है जी, खुद की सफाई पे ध्यान दे। विभिन्न स्तरों पे सफाई पे ध्यान देने से दूध में बैक्टीरिया की मात्रा कम होती है। आने वाले समय में जो दूध का व्यवसाय है वो बैक्टीरिया काउंट के आधार पे परचेज किया जाने वाला है जी।
मानक इस तरह के हो जाएंगे, यानी इस तरह के मानक हो जाएंगे कि जितना कम दूध में बैक्टीरिया होगा वो दूध उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो इसलिए हमारे किसानों को इस बात की जागरूकता होनी चाहिए कि किस तरह से हम हेल्दी दूध पैदा करें, बेहद ज़रूरी। और जो यहाँ हमारे साथ आज किसान पशुपालक जो मौजूद हैं उनमें ये जानकारी है भी, क्योंकि स्वच्छ दूध जो है अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके ज़रिए आपकी जो हम कह सकते हैं अतिरिक्त आमदनी की एक जो सोच चलती है तभी वो कारगर हो सकती है। अच्छा दूध होगा, अच्छा मुनाफा आपको मिल सकेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल यहाँ पर मौजूद तमाम पशुपालकों से हमारा, दूध की हमने बात की, स्वच्छ दूध की, लेकिन दूध प्रसंस्करण के क्या फ़ायदे हैं? प्रसंस्करण यानी हम कह सकते हैं दूध से कई तरह के जो उत्पाद हैं वो हम बनाते हैं। कौन कौन से उत्पाद हैं जो दूध से तैयार करते हैं, उसके क्या फ़ायदे आपको लगते हैं? हाथ आप अपना ऊपर उठा सकते हैं। चलिए देखिए, धीरे आगे की जो पंक्ति है वहाँ से तो लगातार हाथ हमें उठते नज़र आ रहे हैं। पीछे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद पीछे से हाथ उठे, लेकिन इस बार हम इस तरफ की जो पहली पंक्ति है वहीं से शुरुआत करते हैं। युवा एक बैठे हैं, लगातार हमारी बातों को भी सुन रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम मोनू कुमार है जी। मैं औरई जिला का हूँ जी। क्या फ़ायदा आपको लगता है दूध प्रसंस्करण से? क्या क्या उत्पाद तैयार होते हैं? दूध से हम दही भी बना सकते हैं जी, और उसको तचा के अच्छा हो जाता है जी। मतलब आप बस दही खाते हैं? यानी दही में ज़्यादा खाता हूँ। दही ज़्यादा खाते हैं, और कुछ कोई उत्पाद जो दूध से बनता है वो नहीं खाते आप? नहीं खाते हैं। कौन से उत्पाद हैं बताइए हमें, क्या फ़ायदे हैं? दूध से पनीर भी बनता है। पनीर भी बनता है। देखिए धीरे धीरे बता रहे हैं क्या क्या पसंद है इनको। पहले दही पसंद थी, या पनीर भी पसंद है, और बताइए। बहुत सी बनते हैं अभी इतना ही बता पाएंगे? चलिए आप याद कर लीजिए, दोबारा आपके पास हम लौट कर आएंगे। तो इन्होंने यही बताया कि क्या उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद तैयार होते हैं, जो प्रसंस्करण हम कहते हैं, दूध का प्रसंस्करण किया जाता है, उसके क्या और फायदे हो सकते हैं हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे चलते हैं, एक और किसान है, इनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। प्रवेश कुमार कसावा। जी प्रवेश। देखिए प्रवेश जी, अभी आपसे आगे जो पंक्ति में बैठे थे उन्होंने कुछ जानकारी तो दी, आप हमें बताइए दूध से कौन से कितने उत्पाद तैयार होते हैं? दूध से कई एक उत्पाद तैयार होते हैं, जैसे खोया, पनीर, मिठाइयाँ जी, ऐसी कई एक तमाम उत्पाद तैयार होते हैं जी। और कोई उत्पाद जो आपको याद आ रहा हो, जो आप जिसका आप खाते भी हो? जैसे क्योंकि आगे से तो बताया गया कि वो दही खाते हैं, बस आइसक्रीम भी होती है। बिल्कुल, देखिए गर्मी का मौसम है जी, मक्खन भी निकलती है, घी निकलता है जी, कई उत्पाद हैं, यानी इससे कई एक उत्पाद हैं। लेकिन जो प्रसंस्करण हम करते हैं उसका क्या फायदा मिलता है किसान को? इंसान को इन सब चीज़ों से जी बाजार में बेचकर इससे दोगुना नहीं चौगुना भी फायदा करते हैं सर। चौगुना भी हो सकता है फायदा? जी हाँ जी। जैसे आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें दोगुना नहीं क्यों चौगुना भी हो जाता है, छगुना भी हो जाता है सर। 6 गुना भी फायदा देखिए बता रहे हैं कि उसमें हो जाता है। और घी से सर कई एक परिवारों को फायदा होता है, घर में मक्खन भी खाते हैं जी, और बाजार में बेचकर करीब 500-600 रुपये किलो का मुनाफा भी होता है, यानी बाहर बेच भी देते हैं, उससे भी फायदा है। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। देखिए गर्मी के मौसम में इन्होंने आइसक्रीम का जिक्र किया। कुछ और किसान हैं यहाँ पे जिनके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, लेकिन हाथ अभी ऊपर उठता नजर नहीं आ रहा। कोशिश हम कर रहे थे। चलिए एक और देखिए जो किसान है इस बार, क्योंकि हमने कहा था इस पंक्ति से जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो इस बार देखिए इसी पंक्ति के जवाब हम ले रहे हैं। जी अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम आकाश बाबू है जी, ग्राम पोस्टिवा, जिला औरैया। जी आकाश बाबू, हमें दूध से दूध, दही, मट्ठे और पनीर जी आदि प्राप्त होते हैं। जी। और हमें अभी वैज्ञानिक आप ही के यहाँ के जी उन्होंने आइसक्रीम मतलब बना के दिखाई। आइसक्रीम बना के दिखाई, आपको खिलाई भी? खिलाई भी है। खिलाई भी। देखिए ये नहीं बताने कि आइसक्रीम खाई है इन्होंने। खाई भी है जी, काफ़ी अच्छा लगा है। और हमसे दूध बनाकर बाजारों में बिक्री आदि करते हैं। लेकिन प्रसंस्करण करके क्या फायदा मिलता है? जो प्रोसेसिंग हम जो कहते हैं, दूध से कई उत्पाद तैयार हो जाते हैं, उससे क्या फायदा आपको लगता है किसान को मिल पाता है? किसान को अतिरिक्त लाभ होता है बिक्री करके जी, और काफ़ी लाभान्वित होते हैं। काफ़ी लाभान्वित होते हैं। चलिए, तो आप भी इस व्यवसाय में आना चाहते हैं, प्रसंस्करण के या डेयरी फार्मिंग के?
डेयरी हमारी भी खुली है सर। डेयरी खुली हुई है और प्रसंस्करण क्षेत्र में आएंगे आने वाले समय में? आने वाले समय में जरूर आएंगे। तो आइसक्रीम खिलाएंगे हमको भी? हाँ खिलाएंगे सर। देखिए शर्माते हुए कह रहे हैं कि आइसक्रीम ज़रूर खिलाएंगे। बैठ सकते हैं आप फिलहाल। और अब हम यहाँ रुक लेते हैं, हमारे जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनसे हम जान लेते हैं। प्रसंस्करण की बात हम कर रहे थे, कितना महत्वपूर्ण है, अलग अलग उत्पाद जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, ये तो हमारे किसान भाइयों ने बताया। लेकिन डॉक्टर साहब, प्रसंस्करण की जहाँ तक बात की जाए, क्योंकि किसान ये तो जानता है कितने उत्पाद तैयार होते हैं, वो खुद भी करते हैं, लेकिन प्रसंस्करण का जो लाभ है शायद वो उतना नहीं ले पाते अभी तक। जी हाँ, निश्चित तौर पे प्रसंस्करण का हमारे किसान लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। सिर्फ दूध बेच देने से वो इनकम नहीं होगी जो उत्पाद बना के बेचा जाए। जी, अभी आज ट्रेनिंग के दौरान भी हमारे किसानों को जानकारी मिली कि दूध से अगर आप आइसक्रीम बनाते हो जी तो किस तरह से एक्स्ट्रा फायदा होगा आपको। वैसे ही दही बनाते हैं, जो दूध 50 रुपए केजी का है, दही बना देते हैं उसी का, वो 100 रुपए केजी हो जाता है। जी, मक्खन बना देते हैं, उसकी कीमत अलग हो जाती है। बिल्कुल। घी बना देते हैं और भी कीमत बढ़ जाती है। जी। और ये सब संभव है दूध से ही। जी। और ये प्रसंस्करण से ही संभव होगा। तो निश्चित तौर पे अगर हमें अच्छा लाभ डेयरिंग से करना है जी, तो हमें सिर्फ दूध का पैदावार ना करके प्रसंस्करण की तरफ भी ध्यान देना होगा। यानी इसके जरिए आमदनी जो है हम बढ़ा सकते हैं। चलिए, काफ़ी ये महत्वपूर्ण की जो आमदनी है, देखिए वो भी यहाँ पर बढ़नी चाहिए। लेकिन जो जवाब हमें मिले हैं, इनमें कौन सा आपको सटीक जवाब लगता है जो हमारे किसान कप का हकदार है या नहीं? हमारे किसान कप का हकदार के लिए पहला जवाब उन्होंने भी दिया, काफ़ी हद तक पीछे बैठे हुए जो जी किसान थे। दूसरे नंबर पे जिनका जवाब हमें मिला वो किसान कप के हकदार हैं। चलिए, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। आप आ जाइए हमारे पास आगे। जो इनकी तरफ से जवाब मिला वो एक सटीक जवाब लगा हमारे विशेषज्ञ को, और उसके बाद ये बनते हैं किसान कप के हकदार। जोरदार तालियां आपके लिए और बहुत बहुत बधाई। बैठ सकते हैं आप। फिलहाल किसान प्रश्न मंच में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। अब चलिए बिना देरी के अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल यहाँ पर मौजूद तमाम हमारे जो पशुपालक हैं, जो जिनकी एक जिज्ञासा अंदर है कि अगला सवाल क्या होगा और उसके बाद वो किसान कब जीत पाएंगे या नहीं, इस जिज्ञासा को अब हम कम कर देते हैं। अगला सवाल आप सभी से मेरा यही, बरसात का मौसम है, इस बारिश के मौसम में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? डेयरी फार्मिंग की हम बात कर रहे थे, और जिनके यहाँ पशु हैं वो बेहतर तरीके से जानते होंगे इस बात को, क्योंकि जो बदलता मौसम है जाहिर तौर पर पशु की सेहत के लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अड़चनें कहीं ना कहीं पैदा करता है, मुश्किलें लाता है। लेकिन बारिश के मौसम में किस तरह की देखभाल जो है वो आवश्यक है पशुओं की। चलिए, एक नया हाथ जो है वो उठता नजर आ रहा है। बाकी भी हम जो किसान हैं उनसे लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो किसान हैं हमारे युवा काफ़ी पहले से ही वो अपने स्थान पर खड़े हो चुके हैं। मैं चाहूँगा अपना नाम आप हमें बता दें। अभय प्रताप, जनपद कन्नौज से, ग्राम दतानी पड़ता है। जी बिल्कुल अभय जी, जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने कहा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस तरफ आ जाएँ आप। जैसा आपने बताया कि जानना हम चाह रहे हैं आपसे, अगर हम बात करते हैं अलग अलग उत्पादों की, हमने यहाँ बात की थी, लेकिन बारिश का मौसम जब जो आ रहा है इसमें किन किन बातों का एक ख्याल रखना चाहिए पशुपालकों को? टीकाकरण का ध्यान रखना चाहिए, जिससे मतलब जो रोग होते हैं उससे लड़ने की मतलब टीका से शक्ति मिलती है। तो अभी तक मतलब हमारे गांव में जैसे हम देखते थे, कोई भी टीकाकरण जैसे आता भी था लेकिन कोई करवाता नहीं था। और मैं भी, मेरे पास 2 भैंस है, 1 गाय है, लेकिन मैं कभी टीकाकरण मतलब कभी नहीं लगवाई। लेकिन मतलब किस वजह से नहीं कराते थे आप टीकाकरण? अरे कराते, मतलब इसकी जानकारी नहीं थी, इससे मतलब क्या होता है। कभी कभी ये भी होता है, किसान ये कहता है कि जो दूध है वो कम हो जाएगा, हमने टीका लगवा लिया, तो यही वजह है? ये भी वजह है, लेकिन मतलब जैसे जानते नहीं थे कि इसके क्या होता है। लेकिन अब यहाँ से प्रशिक्षण से आने से मतलब ये जानकारी मिली है कि टीकाकरण से रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। जी। कौन से रोग होते हैं मुख्य तौर पर? जैसे खुरपका है, मुंह पका है, ये अक्सर बीमारी हो जाती है बरसात में।
तो इनसे मतलब ये रोग मतलब ना हो, इसके लिए टीकाकरण जरूरी है। अब जैसे हमारे पास खेती भी है, हम खेती भी कर सकते हैं और अपने गाय भैंस पाल भी सकते हैं, और उसके जो गोबर होता है वो मतलब खाद के तरह प्रयोग भी कर सकते हैं। तो DAP और ये जो दवा डालते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये तो फायदे हो गए हमारे। हाँ, चलिए, और कुछ बताना चाहेंगे इसमें? जी, मतलब बरसात के मौसम में किन बातों का ख्याल रखना है? अब बरसात में ज़्यादा मतलब जानवर भीगेंगे नहीं, उसके छाया की मतलब वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो यही मतलब चीज़ों का ध्यान, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर गंदगी होगी तो वहाँ मच्छर आएंगे और जो भी हैं तो रोग मतलब हो जाएगा, कोई भी मतलब रोग हो सकता है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, बैठ सकते हैं आप। बताया उन्होंने कि कई तरह के देखिए जो रोग हैं वो हो सकते हैं, सावधानी हमें पूरी रखनी होगी। अब थोड़ा सा पीछे का रुख करते हैं, यहाँ भी कुछ किसान भाई मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम आकाश सिंह है, मैं फर्रुखाबाद जिले से आया हूँ। जी आकाश जी, बरसात का मौसम अब आ रहा है, बारिशें लगातार भी हो रही हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एक पशुपालकों को? पशुपालकों को बरसात के मौसम में सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बरसात में कीचड़ वगैरह होने से मच्छर वगैरह और कई भी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जिससे गाय भैंस बीमार हो सकते हैं। तो साफ सफाई सबसे ज़रूरी है। साफ सफाई सबसे ज़रूरी। कुछ और बताना चाहेंगे? उसके बाद टीकाकरण भी बरसात के मौसम में ज़रूरी होता है, क्योंकि इस मौसम में बीमारियों के खतरे ज़्यादा होते हैं। बरसात के मौसम में उससे पहले टीकाकरण तो पहले हो जाना चाहिए, लेकिन बरसात के मौसम में खतरा ज़्यादा रहता है बीमारी का। बीमारी होती वैसे भी होती है, लेकिन बरसात के मौसम में ज़्यादा होते हैं, चांसेस रहते हैं। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। बारिश के मौसम में ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। एक हाथ जो है वो यहाँ से उठाए, इनसे भी हम जवाब ले लेते हैं। जी, नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। जी दुर्गेश जी, मैं जिला फर्रुखाबाद से ग्राम पोमरिया से हूँ। जी सर, टीकाकरण इसलिए ज़रूरी है कि सर बरसात से पहले ही करवा देना चाहिए। बरसात में बहुत रोग होते हैं सर, जैसे सर गला घोट होता है, और सर ये गला घोट होता है, खुरपका होता है, बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। और बरसात से रखरखाव रखने के लिए हमें स्वच्छ स्थान बनाना चाहिए अलग भी। और जैसे मान लो कि कोई जानवर 5-6 महीने में वो ब्याने वाला भी है, उसे बरसात में ज़्यादा भीगना नहीं चाहिए। मतलब उसके लिए ज़्यादा नुकसान होता है जो ब्याने वाला है। वो तो होगा ही सर। धूप से भी बचाना चाहिए। अगर हमारा जानवर गाभिन है 5 महीने का भी, तभी उसे बचाना चाहिए बहुत। धूप से, बरसात से, बिल्कुल सर। और उसे ज़्यादा भीगना नहीं चाहिए, अंदर ही रखना चाहिए। और अगर बरसात नहीं हो रही तो उसे स्वच्छ स्थान पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और सर क्योंकि अगर और कोई दूध दे रहा जानवर, उसे तो बरसात से बहुत ज़्यादा मतलब बचाना चाहिए, क्योंकि अगर कीचड़ वगैरह रहेगा ना सर, मच्छर बहुत काटते हैं, और उससे और दूध जितना स्वच्छ होता है और ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि स्वच्छ स्थान पे उसका मतलब जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना दुहानवाड़ा, उसे अच्छी जगह पे रखना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए। बिल्कुल सर, साफ सफाई होनी चाहिए। क्योंकि सर अगर दूध में 50 लाख से ज़्यादा बैक्टीरिया हो गए ना, तुरंत खराब हो जाएगा। उसे कम होता है तो ज़्यादा सही रहता है। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए अब कितनी जानकारी जो है वो लगातार हमारे किसानों पशुपालकों को हो रही है। कहाँ से आप मिली जानकारी? ये सर जो डॉक्टर साहब वो बैठे हुए हैं, मेरी ये ख्वाहिश और थी, अभी डॉक्टर साहब समझा रहे थे, हमें लग रहा था बहुत अच्छा बता रहे थे। तो हमने ये भी प्रश्न किया था वहाँ पे, हमें सर आप समझा दी, बहुत अच्छा लग रहा है जो आप समझा रहे हैं। क्योंकि इनका मतलब था ज़्यादा बासड़बाजी पसंद नहीं है। मतलब अच्छा वो लग रहा था कि मतलब कम लागत में कैसे ज़्यादा आय वाला दूध हो, ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। जी। चलिए, बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे और भी बातें। बैठ सकते हैं फिलहाल। एक हाथ जो है वो और उठाया गया था यहाँ से, जल्दी से इनका भी जो जवाब है हम ले लेते हैं। जी, अपना नाम आप बता दीजिए। नाम राजीव कुमार है जी, आतर फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूँ जी। बरसात का मौसम सर, इस समय साफ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, और हमें टीकाकरण समय से कराना चाहिए, बरसात से पहले और बरसात से बाद में जी। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी सरकार इस पर प्रयास कर रही है, टीकाकरण करा रही है गांव-गांव जाकर, फिर भी 100% नहीं हो पा रहा है जी। तो इसके लिए हमें खुद स्वयं जागरूक होना चाहिए। और हम यहाँ आए, हमने ऐसा प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। ये वैक्सीन का टीकाकरण होता है, ये हमें अपने जानवरों में कराना चाहिए और उनकी स्वयं देखभाल करनी चाहिए। सरकार तो कर ही रही है, लेकिन मुझे स्वयं की जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए, खुद से पहल हमें करनी होगी। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमसे। तो जैसा उन्होंने कहा कि एक पहल जो है वो बतौर किसान, बतौर पशुपालक करनी बेहद ज़रूरी है। और ये बात यहाँ इन्होंने बेहतर तरीके से जानी, सीखी कि कितना फ़ायदा होता है अगर हम खुद से एक पहल करेंगे, इंतज़ार में ना रहें कि जो पशु चिकित्सक है वो शायद हमारे घर पर आएंगे तभी टीकाकरण होगा या टीकाकरण हमें कराना है या नहीं। ये सारी देखिए जानकारी है। बहरहाल डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर तलवार, क्योंकि 4 जवाब हमने यहाँ पर लिए, और बारिश के मौसम में अमूमन हम देखते हैं समस्याएं आती हैं। इन 4 किसानों ने तो जवाब दिया, लेकिन इनमें कोई आपको ऐसा लगता है हमारे किसान कब का हकदार है?
देखिए, सभी किसान जो है, किसान बंधु ने अपने अपने स्तर से बहुत सुंदर जवाब दिए जी। और वास्तव में सारे बिंदु जो रखे गए हैं वो बरसात में क्या सावधानी रखनी चाहिए, सभी सारे बिंदु उनसे संबंधित थे जी। लेकिन मुझे लगता है जो पहले हमारे किसान थे, पहले नंबर वाले, उन्होंने बहुत अच्छे बिंदु रखे और अधिक बिंदु रखे, तो मुझे लगता है कि किसान कब के हकदार वही हैं। बिल्कुल, और युवा भी हैं। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे साथ यहाँ पर। इनकी तरफ से जो देखिए जवाब हमें मिला वो बिल्कुल सटीक जवाब लगा विशेषज्ञों को, और ये बनते हैं किसान कब के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। चलिए, बिल्कुल, अभी ज़रूर। तो यहाँ इन्होंने तो जवाब दिया हमें, लेकिन कोशिश हमारी यही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है ना सिर्फ किसान पशुपालकों के जवाब से मिल सके, बल्कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे भी हम जानकारी ले सकें। यहाँ डॉक्टर तलवार, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जो किसान है अपने स्तर पर जानकारी उनको है, ख्याल भी रखते हैं, लेकिन और किन विशेष बातों का वो ख्याल रखें जिससे बारिश के मौसम में भी पशु है वो निरोगी रहे? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जब बरसात का मौसम आता है तो बहुत सारी समस्याएं भी लेके आता है। हालांकि बरसात का मौसम बहुत ही आवश्यक है जी। लेकिन जो तैयारियां हैं वो बरसात में की जाएं, उससे अच्छा है कि बरसात से पहले ही कर ली जाएं। जी, बिल्कुल। जैसे कि जब हमारा पशुशाला जो है उसमें अगर कुछ हमें ठीक ठाक करना है, कुछ वहाँ पे ऐसा है जहाँ लीकेज के चांसेस हैं या पशुओं के भीगने की मतलब ऐसे व्यवस्था बन रही है, तो उसको ठीक ठाक पहले करा लें। साथ ही साथ अगर पशुओं में जो टीकाकरण होना है वो पशुओं का पहले ही होता है, बरसात से या सर्दियों से पहले होता है, तो जो टीकाकरण का कार्य है वो बरसात से पहले करा लें। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि बरसात में कई बार चारे आदि की भी दिक्कतें हो जाती हैं, तो चारे आदि का जो स्टॉक करना है उसको भी पहले कर लें। अगर आपकी पक्की पशुशाला है तो उसमें आपने फर्श गीला हो रहा है, पशु फिसल सकता है या वहाँ पे फिसलन आदि है, तो उसको पहले ही ठीक करवा लें। साथ ही साथ अगर कच्चा फर्श है और वहाँ पानी भरने की समस्या रहती है तो उसको भी पहले ही ठीक करा लें। ये बातें बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ एक समस्या ऐसी है जो कि पशुपालकों को समय समय पे परेशान करती है और वो है बाह्य परजीवियों की। जैसे कि हमारे किसान बंधु ने बताया कि मच्छर आदि हैं, इसी प्रकार के और भी टिक्स होते हैं, माइट्स होते हैं, फ्लीज होते हैं, यानी कि चीचड़ आदि या जुएं आदि होते हैं। उनसे बचाव बहुत ही आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि पशुपालक बहुत मेहनत करते हैं, कई प्रकार की दवाइयां लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बाह्य परजीवी नहीं जाते। तो इसके पीछे कारण ये होता है कि पशुपालक एक ही प्रकार की दवाइयां बार बार लगाते हैं, जिससे कि रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है बाह्य परजीवियों में। तो जो बाह्य परजीवी हैं उनके लिए दवाइयाँ बदल बदल के अगर पशुपालक लगाएं, और आजकल इंजेक्शन लगाने की इंजेक्शन या फिर खिलाने की दवाई या फिर पिलाने की दवाई या फिर रीढ़ की हड्डी में आजकल पोरॉन करके दवाइयाँ आती हैं वो, तो इस प्रकार के अनेक साधन उपलब्ध हैं जिससे कि बाह्य परजीवी से बहुत आसानी से बहुत ही कम खर्च में पशुपालक बंधु निजात पा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, इन बातों को देखिए तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ बारिश के मौसम में बल्कि हर मौसम में जो आपका पशु है उसकी सेहत अच्छी रहेगी, उसका स्वास्थ्य बना रहेगा और उसके ज़रिए आपको जो मुनाफा है उसमें और ज़्यादा इजाफा होता रहेगा, नुकसान की संभावना वहाँ पर बेहद कम हो जाएगी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद तमाम जो हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, उनसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पहुँचे हैं और उम्मीद मैं इस बार कर रहा हूँ कि ज़्यादा हाथ जो है वो शायद उठते हुए में नजर आएंगे। पशुपालन के जरिए कैसे एक जो किसान है अपनी आय को दोगुना कर सकता है, सोच में हमारे किसान भाई कैसे ये संभव हो पाएगा। एक हाथ जो है उठ चुका है। सवाल मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, पशुपालन के जरिए कैसे हम अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। लगातार कोशिशें की जा रही हैं, कई हाथ जो है देखिए उठ चुके हैं, लेकिन हम इधर पहुंचे हैं बीच में जिनसे पहले हम कुछ जवाब ले चुके हैं, उनके पास मैं बाद में जाऊँगा। पहले यहाँ पर एक जो जवाब है वो हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी सर, मेरा नाम राजीव कुमार, मैं फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूँ। जी, पशुपालन के द्वारा क्या पूछा सर आपने जवाब? देखिए, सवाल थोड़ा सा ये भूल गए हैं। पशुपालन अगर हम करते हैं उसमें कैसे हम मान सकते हैं कि जो आय है हमारी दोगुनी हो सकती है, किसान के लिए कैसे ये हो सकता है? पशुपालन करके सर, जैसे हम दूध निकालते हैं जानवर का, मार्केट में बेचते हैं या डेयरी पे बेचते हैं, उसको अगर हम बाजार में ना बेच के उसके प्रोडक्ट तैयार करें स्वयं के और बेचें तो उससे आय दुगनी हो सकती है। चलिए, आय जो है ऐसे दुगनी हो सकती है, ये इन्होंने बताया। कुछ और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा? मैं कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों से बात की जाए जिनसे अभी तक हमने जवाब नहीं लिया है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना पहले नाम बता दीजिए। सर्विस कुमार शुक्ला, बल्लापुर, औरैया। जी, औरैया से आप हैं। कैसे एक पशुपालक जो है या किसान है पशुपालन क्षेत्र में आकर अपनी आय को बढ़ा सकता है?
खेती के कार्य के बाद जो उसके पास टाइम बचता है शेष, उसके साथ अगर पशु पालता है उससे आमदनी तो खेती के अलावा होगी है। और उसका जो मटेरियल है माने दाना चारा वो उसके खेती से निकलता आएगा और मार्केट्स में जो ले जाएगा बेचने के लिए उसका पैसा उसे स्वयं पशु पे उस चारे पर खर्च करेगा, पशु दूध के माध्यम से मिल जाएगा। और उसकी जो सबसे बड़ी बात है, आमदनी कैसे दूर हो, किसान के पास आमदनी है वो डेली की नहीं है। दूध उत्पादन से किसान की आमदनी डेली चालू हो जाती है, उससे उसका जीवन स्तर सुधरेगा। यानी फसल है वो सीजनल होती है, लेकिन दूध अगर उत्पादन होगा तो जी रोजाना है और हर किस्म की उसे आमदनी उसकी बढ़ेगी। संकट चाहे या नहीं चाहे तो दूध ही डायरेक्ट बेचता रहे। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया, बैठ सकते हैं आप। बताया इन्होंने कि अगर आप चाहें तो सीधा दूध जो है वो भी बेच सकते हैं, उसके जरिए भी जो आमदनी है वो आपकी बढ़ सकती है। और कोई जवाब देना चाहेगा आप लोगों में से? पीछे सोच में ज़रूर है। यहाँ पर जो हमारे किसान भाई मौजूद हैं, पीछे एक युवा है, इनसे मैं जान लेता हूँ। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। बीरेंद्र यादव, फतेहपुर जिले के रहने वाले हैं। जी बीरेंद्र जी, कैसे आपको लगता है कि जो पशुपालन हम करते हैं उसके ज़रिए किसान की जो आमदनी है वो बढ़ सकती है, दोगुनी हो सकती है? कैसे हो पाएगी? क्या क्या फ़ायदा एक पशुपालन क्षेत्र से मिल सकेगा? दूध मिलेगा जी। और कुछ फ़ायदा? चलिए, बैठ सकते हैं आप। याद करने की वो कोशिश कर रहे थे। दूध का तो उन्होंने भी बताया कि जो दूध उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा, उसके ज़रिए आप जाहिर तौर पर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हमारे विशेषज्ञ हैं और ख़ासतौर से सरकार का भी एक लक्ष्य हम मान सकते हैं, साल 2022 तक जो किसान हैं उनकी आमदनी को दोगुना करने का, और उस लक्ष्य के कितने करीब जो है लगातार हम पहुँचते जा रहे हैं। अलग अलग किसान जो है उन्होंने जवाब दिए। एक अनुभवी किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद, जिनका मेरे ख्याल से हर एक सवाल पर जो उनका हाथ था वो उठता नजर आया। क्या बताना चाहेंगे साहब? कैसे दोगुनी होगी? अकेले दूध से ही दुगनी आमदनी नहीं होगी जी। जब उसका बच्चा जी उसकी सुरक्षा नहीं होगी जी। क्योंकि बच्चे को आधा दूध 2-2.5 महीने तक पिलाना चाहिए जी। इसके बाद थोड़ा कम कर देना चाहिए जी। उसे अरहर की दाल या हरा चारा दाना से उसके जीवन यापका जो है शुद्ध रखी जाए। और इसके बाद जब जानवर दूध छोड़ने पे आए, 1 महीना साहब बच्चे को अगर दूध पिला दिया जाए तो वो बच्चा कभी भी कमजोर नहीं होगा जी। और आमदनी साहब दूनी होगी, क्योंकि ज्यादा हो सकती है। हाँ, दूनी से भी, क्योंकि 70,000 की भैंस और वो बच्चा 75,000 का होगा जी। बिल्कुल, देखिए सीधा गणित है, कैसे फायदा आपको जो है बढ़ सकता है। हाँ, तो जब बच्चा 75,000 को आए और दूध को तो वो 70-75 ले ही लो। एक भैंस एक ब्यात में अपने कीमत को दूध करती है, वसूल लेती है जी। और वो बच्चा हो जाता तो साहब दूनी आमदनी हो जाती, दोगुनी हो जाएगी। और भी ज्यादा संभावनाएं हैं कि जो आए है ना सिर्फ दोगुनी बल्कि और भी बढ़ सके। हाँ साहब, संभावनाएं हैं जी। क्या करना होगा उसके लिए किसान को? लेकिन किसान को साहब बाकी साधन उपलब्ध करे जाएं। हम पनीर भी बना लेते, छेना भी बना लेते हैं, केक भी बना लेते हैं जी। अब जब साहब हम दूध 40 रुपया बेचत और छेना हम 180 रुपया बेचत, तब साहब बहुत 4 गुनी हुई जी। तो देखिए, दोगुनी की जगह 4 गुनी यानी ले सकते हैं हम साहब। 4 गुनी तक क्षमता है, हम ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। बैठ सकते हैं फिलहाल। तो देखिए, ना सिर्फ दोगुनी बल्कि जो एक सरकार ने लक्ष्य रखा है दोगुना करने का, हमारे जो पशुपालक हैं उससे कहीं और आगे जाना चाहते हैं। जैसा उन्होंने एक सीधा उदाहरण दिया कि जो आय है दोगुनी क्या बल्कि चौगुनी भी हमें मिलती है, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से चौगुनी आय जो है ये लेते हैं। मुनाफा काफ़ी इसमें अच्छा है। इस बारे में डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे। एक लक्ष्य हमारे सामने है, जो किसान है उनकी आमदनी को दोगुना करने का अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, इनका लाभ किसान ले पा रहे हैं। क्या आपको लगता है? सबसे पहले हमें ये बता दीजिए, जो जवाब हमें मिले हैं, क्या इनमें कोई हकदार है हमारे किसान कब का? देखिए, हमारे 4 किसानों ने इसका जवाब दिया कि किसानों की आय दुग्ध उत्पादन से कैसे दुगनी की जाए जी। उसमें जवाब तो लगभग सभी का सही था उसमें, लेकिन जो सबसे अच्छा व्यू दिया, जो व्यू हमारे वैज्ञानिक मानकों के अनुसार था, वो हमारे जो दूसरे नंबर पे जवाब देने वाले थे कन्नौज के जी। क्या नाम आपका? खड़े हो जाइए जरा। हाँ, दूसरे नंबर पे वहां से जवाब आया था आपका जवाब जो सबसे अच्छा था, वैज्ञानिक ढंग से जो इन्होंने बताया जी, इनका जवाब था किसान कब के हकदार हमारे यही हैं। चलिए, जोरदार तालियां आपके लिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। हालांकि इनसे जब हमने जवाब लिया था, हाथ इनका हमें उठता नजर नहीं आया था, लेकिन फिर भी इनका जो जवाब वो इनको बना रहा है किसान कप का विजेता। बहुत बहुत बधाई आपको, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए।
तो यहाँ पर हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने बताया कैसे जो पशुपालन क्षेत्र है वो काफ़ी मदद दे सकता है किसान की आय को दोगुना करने का, और यही वो किसान हैं, पशुपालक हैं जो अपनी आय को बढ़ा भी रहे हैं, ना सिर्फ दोगुना बल्कि उससे भी अधिक। इस बारे में डॉक्टर साहब आपसे और हम जानना चाहेंगे, जो किसानों की आमदनी है वो दोगुनी हो सके, इसके लिए और क्या कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे पशुपालन क्षेत्र में वो और आगे बढ़ सकें और अपनी आमदनी में और ज़्यादा इजाफा ला सकें? देखिए, अभी तक जो हमारे यूपी एमपी जो सेंट्रल इंडिया का क्षेत्र है वहाँ पर जो हमारे किसान हैं वो अधिकांश किसान यानी 40 से 50% किसान वो पारंपरिक तरीके से पशुपालन कर रहे हैं। पहले तो इसको समाप्त करना होगा। पशुपालन में वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना होगा। वैज्ञानिक तकनीक का मतलब ये है यहाँ पर कि हम पशुओं को मिनरल मिक्सचर दें, समय पर उनका टीकाकरण करें, समय पर उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दवाई दें ताकि हमारी जो गाय या भैंस है वो समय पर हीट में आए, समय पर बच्चा दे। जो पारंपरिक तरीका है उसमें क्या होता है, कई बार कि एक गाय या भैंस पता चला एक साल 2 साल तक सूखा ही रह जाता है, वो बच्चा ही नहीं देता। उससे क्या होता है, जबकि किसान उसको बराबर चारा दाना सब कुछ खिला रहा है लेकिन वो बच्चा नहीं दे रहा, तो दूध नहीं दे रहा, तो उससे किसान का नुकसान हो रहा है। अगर वो उसको मिनरल मिक्सचर देगा तो पता चला पूरे वो एक जो उसका पीरियड होता है, मिल्क पीरियड होता है, वो 1 साल में अगर उसको 3000 रुपए का राशन पानी या मिनरल मिक्सचर पर खर्च करेगा तो वो 10,000 रुपए का उससे एक्स्ट्रा दूध लेगा और समय पर हीट में आएगा और समय पर बच्चा देगा। उससे जो है किसान की आय बढ़ेगी। दूसरी बात है कि पशुपालन को खेती से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, तो उसमें जो खेती करते हैं, जो चारे की हरे चारे की फसलें हैं, तो वो अभी भी जो हमारा किसान है वो चरी आदि में उलझा हुआ है। उसको कुछ ऐसी फसलों को पैदा करना चाहिए जो 60 दिन में चारे के लिए हरा चारा, जब मई और जून का महीना होता है उसमें दूध बहुत कम हो जाता है, लेकिन कुछ इस तरह के चारे को उगाएं वो, जिससे जो हरा चारा किसान को उस गर्मी के टाइम पर दें, जिससे उसके दूध में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूध तो कम होगा लेकिन ज़्यादा कम नहीं होगा, उससे उसको दूध मिलता रहेगा, जिस समय दूध का रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। इस तरह से किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, देखिए किस तरीके से जो आमदनी है उसको हम दोगुना कर सकते हैं। आवश्यकता है तो थोड़ी बहुत और जानकारी की और ज़्यादा जागरूकता की, जो कि हमारे किसानों के बीच में है, जो पशुपालक हैं सारी जानकारी उनके पास है, और उसी जानकारी को जानने के लिए हम कोशिश यही करते हैं जो हमारे किसान हैं उनसे सवाल जवाब किए जाएँ। आज भी कुछ सवालों के ज़रिए हमने यहाँ कोशिश की जानने की डेयरी फार्मिंग का जो क्षेत्र है वहाँ पर किस तरह की संभावनाएँ हैं और कितनी जानकारी हमारे यहाँ पर जो पशुपालक हैं, किसान हैं, जिसके जरिए वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, अतिरिक्त लाभ वो ले सकते हैं। तमाम जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने दी, साथ ही हमारे जो विशेषज्ञ हैं बताया उन्होंने कौन इनमें से पूरी जानकारी जो है वो रखता है, सटीक जानकारी रख सकता है, और उसके बाद किसान कब के हकदार भी यहाँ बने। लेकिन फिलहाल अब किसान प्रश्न मंच में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप शुक्रिया करें हमारे आज के एक्सपर्ट विशेषज्ञों को, जिन्होंने आपकी अधूरी जानकारी को पूरा करा, और जो कोशिश यही करते हैं कि लगातार आप तक जो जानकारी है वो इसी तरीके से पहुंचाते रहें। कृषि वैज्ञानिक हो, किसान हैं, उनके बीच में एक ऐसा माध्यम बने, यही उद्देश्य हमारा, जिससे किसानों को फ़ायदा मिल सके और उनकी आमदनी दोगुनी हो सके। फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो फिलहाल के लिए किसान प्रश्न मंच की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं गुथेंगी और मथकर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से होंगी बातें, आमदनी की बनेंगी नई राहें। जागो, फिर चलो उजालो